जहाज पे पंछी बैठ जाता है, जल जहाज पर, और जहाज किनारे को छोड़ देता है। फिर पंछी जहाज पे बैठा बैठा सोचता है कि मैं खुद किनारे को खोज लूंगा। तो वो पंछी जहाज को छोड़ के उड़ता है। उड़ने में उसके पंख थक जाते हैं, लेकिन उसको किनारा नहीं मिलता। तो वो लौट के जहाज पे ही आ जाता है कि जिस किनारे पे जहाज लगेगा वही किनारा मेरी नियति होगी, अलग से मैं कोई किनारा खोजूंगा तो मुझे मिलेगा नहीं। मेरी कठिनाई ये हो गई थी कि मैं जिन विचारधाराओं को मानती थी उनसे मैं अपने आप को अलग नहीं कर पा रही थी। जब मुझे ये अहंकार आया कि मैं भाजपा से अलग भी अपना अस्तित्व बना सकती हूँ, वो मेरा अहंकार था, क्योंकि वो मैं नहीं बना सकी और उस सत्य को मैंने स्वीकार कर लिया कि वो मैं नहीं कर सकती। मैं जिस प्रकार की विचारधारा में विश्वास करती हूँ उस विचारधारा को छोड़े बगैर अलग अस्तित्व नहीं बन सकता था, और मैंने ये तय किया था कि अस्तित्व मिट जाए लेकिन विचारधारा को नहीं छोड़ूंगी। और मेरी विचारधारा है राम और रोटी। देश में राम मंदिर भी चाहिए और राम राज्य भी चाहिए। और उन बातों की जो ओरिजिनल पार्टी थी वो भारतीय जनता पार्टी थी। मतलब जो कार्यकर्ता मेरे साथ अलग हुआ वह भी ये मान के चले कि हम बीजेपी के ही एक अंग हैं। जो वोटर को मैं कहूं कि मुझे वोट दीजिए तो लोगों को लगे कि हम ओरिजिनल को क्यों ना वोट दें। इसलिए मेरी स्थिति इतनी विकट हो गई कि अगर अलग पहचान बनानी है तो विचारधारा छोड़नी पड़ेगी, और अगर विचारधारा पे रहती हूँ तो बीजेपी से अलग नहीं दिखती। मैं और कहीं काम कर नहीं सकती अपनी विचारधारा की दृढ़ता के कारण। तो मुझे भारतीय जनता पार्टी में यदि काम करना है तो मुझे विगत को भूलना होगा। मैं पूरी तरह से भूल चुकी हूँ। मेरे लिए मुख्य मुद्दे ये होंगे कि आज मेरे पास में यूपी की जिम्मेवारी। मायावती जी ने प्रारंभिक दौर में जब ऐसे मामले सामने आए तो अपराधियों का बचाव करवाया। सरकार खुद आगे आई बलात्कारियों का और अपराधियों का बचाव करने में। भले ही वो बच नहीं पाए, कई बार तो मीडिया ट्रायल ही ऐसा हो गया कि वो नहीं बच पाए, लेकिन उसका परिणाम ये निकला कि लोगों के मन से शासन का भय खत्म हो गया। और अपराधी के मन में से अगर शासन का भय खत्म हो जाए तो उसका पहला शिकार दो लोग होते हैं, या तो गरीब या महिलाएं, और क्योंकि वो कमजोर होते हैं। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में गरीब वर्ग शिकार हुआ इसका और महिलाएं इसकी शिकार हुई। इसलिए मैं पूरी तरह से इसको मायावती को दोषी मानती हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने अपराधियों को एक प्रकार से खुली छूट दी और अपराधियों के अंदर अपने बारे में डर पैदा नहीं कि इस चुनाव में मुद्दा होगा भ्रष्टाचार और अपराध। राम मंदिर हमारी आस्था है और राम मंदिर पे हमारी आस्था हमेशा बनी रहेगी। 42 साल की थी जब मैं मुख्यमंत्री बनी थी। नहीं मेरे, लेकिन उन निर्णयों को मैं प्रभावित नहीं होने देती थी अपनी उम्र से। हाँ, जब मैं अटल जी के साथ मंत्री थी तब जिद कर जाती थी कैबिनेट में, क्योंकि मेरे सिर पे कोई बैठा हुआ है तो मेरे अंदर भय नहीं होता था। मुझे लगता मैं एकमात्र कैबिनेट मिनिस्टर थी जिसको प्राइम मिनिस्टर डांटते नहीं थे, बल्कि मेरे मैटर को डेफर कर देते थे अगली कैबिनेट के लिए, और फिर सीधे मुझे लंच के लिए ले जाते थे अपने साथ कैबिनेट से उठा के, और फिर लंच की टेबल पे मुझे कहते थे, अरे यार ऐसे क्यों करते हो, हम तुमको मानते हैं लेकिन तुम ये भी तो ध्यान रखो कि मैं तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर हूँ। मतलब इतने अच्छे ढंग से मनाते थे। मैं, वो मसीहा थे, भगवान थे, मैं कभी उनको भूल नहीं सकती। और आज वो बैठे हुए हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में इतनी ग्रेस और गरिमा है, और मैं चाहती हूँ कि वो 100 वर्ष पूरे। मेरे पास 2 बहुत खूबसूरत पत्र हैं जिनको मैं अपने मरने के बाद में भी कह के जाऊंगी कि संभाल के रखना। एक जो नितिन गडकरी जी ने मुझे लिखा और एक सोनिया गांधी ने, एक कांग्रेस की अध्यक्ष ने लिखा और एक बीजेपी की अध्यक्ष ने, और दोनों में गंगा के बारे में एक समान बात कही कि हम गंगा के बारे में आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं और हम इसमें पूरी तरह से आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और मैंने सोनिया गांधी जी से मिलने का समय मांगा क्योंकि वो यूपीए की चेयरपर्सन है, और यूपीए की सरकार ने ही गंगा बेसिन अथॉरिटी की घोषणा की 2009 में, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। और मैं ये मानती हूँ कि अगर सोनिया गांधी जी ने यूपीए की सरकार को निर्देश दे दिया गंगा के बारे में कोई खास निर्णय करने का, जो मैंने मांग की है कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया जाए गंगा को, या राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया जाए इसको, अगर उन्होंने मेरी इस मांग को मान लिया तो मानूंगी कि सोनिया गांधी की इस देश को इससे बड़ी देन किसी भी व्यक्ति की नहीं हो सकती। गौतम जी के नेतृत्व में बाबूराम निषाद जी की देखरेख में आज मेरी आत्मा के अंश, मेरे हृदय के टुकड़े भारतीय जनता पार्टी में वापस लौट रहे हैं। भारतीय जनशक्ति लगभग 5.25 साल चली, लेकिन एक गौरवशाली इतिहास की रचना हुई। हम राम सेतु के लिए लड़े, हम तिब्बत में चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा किए गए अत्याचारों के खिलाफ लड़े, हम SEZ में जबरदस्ती किसानों की जमीन के अधिग्रहण के खिलाफ लड़े। हाँ, हम चुनावी सफलता नहीं पा सके,
क्योंकि इलेक्शन मैनेजमेंट का एक मुख्य तत्व आज जो पैसा हो गया हो उसका हमारे पास अभाव था, लेकिन सिद्धांतों का और चरित्र का हमारे पास अभाव नहीं था। और यही कारण है कि आज नितिन गडकरी जी ने इतने सम्मान के साथ पहले मुझे और फिर समुद्र गौतम जी के नेतृत्व में आप सबको आमंत्रित किया है। भारतीय जनशक्ति का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। भारतीय जनशक्ति का कोई कार्यकर्ता घूस में और दलाली में नहीं पकड़ा गया। भारतीय जनशक्ति का कोई कार्यकर्ता महिला के साथ दुर्व्यवहार करते हुए नहीं पकड़ा गया। भारतीय जनशक्ति का कोई कार्यकर्ता सट्टेबाजी में नहीं पकड़ा गया। भारतीय जनशक्ति का कोई कार्यकर्ता किसी भी प्रकार की देश विरोधी, हिंदुत्व विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधि में नहीं पकड़ा गया। ऐसा गौरवशाली इतिहास भारतीय जनशक्ति के कार्यकर्ताओं का रहा है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये गंगा की एक पतली सी प्यारी सी धारा जो अलग हो गई थी, आज वापस अपनी मूल धारा की ओर लौट रही है। मुझे अडवाणी जी ने भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए आमंत्रित किया। नितिन गडकरी जी का उनका परामर्श हुआ और नितिन गडकरी जी ने अध्यक्ष बनते ही घोषणा की कि वो मुझे भारतीय जनता पार्टी में वापस लेना चाहते हैं। ये जो कुछ हुआ है उसमें मैंने से एक ही सबक लिया है कि मुझे अपनी उपयोगिता साबित करनी है और जितना हो सके उत्तर प्रदेश की जनता को निजात मिलनी चाहिए। ये भगवान की दया है मुझ पर कि मैं मंडल और कमंडल दोनों हूँ, राम और रोटी दोनों हूँ। जितनी मेरी अयोध्या में आस्था है उतनी ही मैं इकोनॉमिक विषयों पर गरीबों के साथ खड़ी हुई हूँ पूरी तरह से। इसलिए अगर मेरी इस सामर्थ्य का उपयोग हो जाता है उत्तर प्रदेश के हित में, तो भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म से हो जाता है, तो मैं तो अपने जीवन को धन्य मानूंगी। मैं ये कह सकती हूँ कि इन 10 सालों में, बल्कि इन 20 सालों में सिंगल मेजोरिटी से जिस पार्टी ने सरकार बनाई वो 2 ही है, एक बीएसपी और एक भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि कांग्रेस बहुत बीते जमाने की बात होगी, 20 साल से ज्यादा पुराना हो गया। तो ऐसी स्थितियों में हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो टक्कर होनी है वो बीएसपी में और बीजेपी के बीच में होनी है। कांग्रेस उसमें कहीं खेल में नहीं है। कि उत्तर प्रदेश के लोग सुख शांति का जीवन जी सके, इसके लिए बीएसपी के कुशासन की समाप्ति हो सके और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर के मैं वहां परिवर्तन ला सकूं, इसके लिए हुई है। इसलिए वापसी नीरज के लिए, खुद के लिए हुई है। मैं मध्य प्रदेश की हूँ, लेकिन मैं यूपी की प्रभारी हूँ। आपके यहाँ तो सोनिया गांधी जी सांसद हैं और राहुल गांधी जी भी सांसद हैं। तो जब बाहर के लोग आपके यहाँ सांसद हो सकते हैं तो आप मेरे प्रभारी होने पे आपत्ति कैसे कर सकते हैं? दिग्विजय सिंह जी भी प्रभारी है और भी लोग प्रभारी हैं। प्रभारी तो बाहर के ही होते हैं, उस राज्य के नहीं होते हैं। महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश में मानती हूँ कि 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो आर्थिक आत्मनिर्भरता, वो अपने पांव पर खड़ी हूँ और उनको पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन मिलना चाहिए। ये 2 चीजें, आर्थिक आत्मनिर्भरता और पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन। ये नियति है, डेस्टिनी जिसको बोलते हैं ना, प्रारंभ में उनकी तकदीर में लिखी हुई हूँ। वैसे मैं आपको बताऊं, हम दोनों के बीच में मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं होता। बचपन से जब मैं 8 साल की थी तो मैं सबसे पहले उनके घर गई। वो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं, उनका परिवार बहुत धार्मिक है। तो मैं प्रवचन करने गई राघवगढ़ में। नियति कहूंगी इसको। तो जिनके यहाँ मैं रुकी थी उनके यहाँ ही मुझे भोजन के लिए आमंत्रित करने आए। एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके विदेश से आए हुए थे और मैं तो 8 साल की बच्ची थी, तो गेंद खेल रही थी। और इनकी माँ ने इनको कहा कि कोई भगवान के अवतार आई हैं तो उनको हमारे यहाँ पर भोजन करने के लिए महल में आमंत्रित करो। तो बेचारे सीढ़ी चढ़ रहे थे और मैं ऊपर लड़कियों के साथ गेंद खेल रही थी, तो मेरी गेंद सीधे उनके मुंह पे लगी जाके। मैं उत्तर प्रदेश में भी मैं चाहती हूँ कि दिग्विजय सिंह जी और हम मिलकर के नई पॉलिटिकल कल्चर दिखाएं। तो इटली की सोनिया जी अगर भारत में स्वीकार कर ली गई हैं, तो मैं तो मध्य प्रदेश की ही हूँ। राहुल गांधी को अपनी माँ की बैकग्राउंड याद रखनी पड़ेगी, तभी अपनी बुआ पर टिप्पणी करनी चाहिए। उनको एक बात और याद दिलाऊंगी कि मध्य प्रदेश में मैंने उनके गुरुदेव दिग्विजय सिंह को धूल चटाई थी और अब गुरु चेला दोनों उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। तो जो मध्य प्रदेश में गुरु चेले की टीम का हाल हुआ था, वही हाल उत्तर प्रदेश में मैं जरूर करूंगी। मायावती, मुलायम सिंह, राहुल गांधी ये बेनकाब हो गए।
क्योंकि इन्होंने पिछड़ी जातियों का हिस्सा छीन करके जो 4.5% आरक्षण में से हिस्सा छीना है, इससे साबित हो गया है कि पिछड़े वर्गों के साथ धोखा कर रहे हैं।